तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम मैथमेटिकल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ग्राफ्स आएंगे स्ट्रेट लाइन का और फिर कभी पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग फंडामेंटल्स जान लें कि इक्वेशन देख के आप पहचान सको कि ये इक्वेशन किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो x और y में पावर 1 रहता है। तो ऐसा अगर रिलेशनशिप है x और y में तो वो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा। y = mx + c। यहाँ पर ये जो m है वो ये जो लाइन होती है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और उसके tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। तो m जो है वो उसका स्लोप ऑफ द लाइन है और c जो है वो इंटरसेप्ट है। y एक्सिस में वो जो कट करती है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, क्योंकि अगर आप x = 0 रख दोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी ना, y = c आएगा। तो यहाँ पर x एक्सिस में जब उसकी वैल्यू 0 हुई x की, यानी आप y एक्सिस में पहुँच गए, तो इस y एक्सिस में वो कहाँ टच कर रहा है, तो ये जो कहलाएगा वो आपका c कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि ये स्लोप और इंटरसेप्ट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको ये 3 डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो ये आप थोड़ा समझ लें इसको। जैसे पहला डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरे में भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, तो tan यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। इसमें जो स्लोप है और इसमें स्लोप है, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए इनमें दोनों में स्लोप जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जहाँ तक इंटरसेप्ट की बात है तो आप देखो कि ये लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये आप देखोगे ओरिजिन के नीचे, यानी इसका इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। और ये वाली अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन को, तो यहाँ पर ये y एक्सिस में जो कट कर रही है वो ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ पर देखोगे कि इसका स्लोप तो नेगेटिव हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसका इंटरसेप्ट अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है। तो एक जनरल आपको यहाँ पर आइडिया मिलता है कि ऐसे इक्वेशन है जैसे y = 2x + 3 है, या y = 5x + 3/2 है ना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या 2y + 3x = 2 है। तो x और y में जब भी आपको पावर 1 मिले तो वो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का। एग्जाम्पल्स थोड़ा समझ लें इसके। जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि y = 2x का ग्राफ आप ड्रॉ करो, ठीक। तो यहाँ पर आप कहोगे कि x = 1 रखेंगे तो y = 2 आएगा। देखो x = 1 तो y = 2, x = 2 रखेंगे तो y = 4 आएगा, x = 3 रखेंगे तो y = 6 आएगा। तो ऐसे 1, 2, 2, 4 और 3, 6 के पॉइंट्स हमने लिए x, y में, और उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमको स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल गई। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर आप देखोगे इसका स्लोप अगर निकालोगे, जैसे यहाँ पर स्लोप आपने देखा कि स्लोप जो है वो x का मल्टीपल होता है। क्यों होता है वो यहाँ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं। ये tan θ = x एक्सिस से कितना एंगल बनाया वही स्लोप है। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर हमने जो दिखाया हुआ है ये 6 - 2, यानी ये हो गया 4, है ना, और बेस जो हो गया हमारा 3 - 1 यानी 2। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आपका स्लोप आया 2, इसलिए जो x का मल्टीपल है वो 2 है। ठीक है, तो इसका स्लोप जो आएगा वो 2 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर y = mx + c, c कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है। आप देख सकते हो कि ये 0 अगर रखेंगे तो ये 0 पर होगा, यानी ये ओरिजिन से पास होता है, तो इसका इंटरसेप्ट 0 आता है। तो जो आप वहाँ पर समझ के आए कि ऐसा फार्मूला होता है, अगर ऐसा फार्मूला है तो इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर लिया आपने कि अगर 2x है तो हमने देखा कि स्लोप इसका 2 है और इंटरसेप्ट इसका जो आएगा वो 0 आएगा। सेकंड आप देखें, इसमें हमने क्वेश्चन बनाया है कि आप एक ही
ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस लिया आपने, तो एक ही ग्राफ में आपको यहाँ पर दो लाइंस बनानी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब आप बताओ इसमें x का मल्टीपल क्या है, 1 है, और यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, 2 है। तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा, पहली लाइन का कि दूसरा लाइन का? तो आप कहोगे दूसरी लाइन का होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीपल आया है, तो इसका स्लोप जो है वो 2 है। ठीक है, तो इसका देख सकते हो, ये जो लाइन जा रही है ना ये, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की है, ये रेड लाइन, और ये जो ब्लैक लाइन है ये इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की है। इसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये स्टीपर है, ये थोड़ा सा आप देखोगे कि तो ये ऐसी पड़ी हुई है ना, इसका स्लोप कम है, लेकिन ये उससे ज़्यादा खड़ी है, इसका मतलब ये स्टीपर है और इसका स्लोप ज़्यादा है, और वहाँ यहाँ दिख भी रहा है। दूसरी बात, एक बात ये है कि यहाँ इंटरसेप्ट दोनों में 3 ही हैं, इसलिए ये जो y एक्सिस में कट करेंगी, जहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो आप कहोगे ये 3 में ही कट करेंगी। अब आप रेड लाइन को ले लो, ये रेड लाइन इसके लिए है, यहाँ मैं लिख दूँ कि ये पहला y1 है और ये y2 है, ये y1 है आपका और ये y2 है, ये और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो y1 जो है आपका ये x प्लस 3 वाला ये रेड लाइन है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर इसका स्लोप 1 है, इसका मतलब कि ये अगर एंगल बनाता है, ये tan थीटा बनाता है, यहाँ पर इसको मैं θ1 लिख दूँ और इसको मैं θ2 लिख दूँ, तो tan θ1 इज इक्वल टू मुझे क्या बताना पड़ेगा, 1। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 का होगा, यानी x एक्सिस में अगर यहाँ पर ये जा रहा है तो आप देखो -3 में कट करेगा। तो x एक्सिस में कहाँ कट करेगा, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं y को 0 रख दूँ तभी तो x एक्सिस में कट करेंगे। तो एक y को 0 रखने पर x की वैल्यू -3 आती है, तो ये -3 में कट किया और इसका स्लोप जो आया वो 1 आया, 3/3। ठीक है, और tan θ2 की वैल्यू जहाँ तक यहाँ पर देखोगे तो tan θ2 जो आया हुआ है वो इज इक्वल टू आया है 2। तो 2 इसका मतलब है इसका स्लोप 2 है। अब इसका स्लोप 2 है, इसका मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो बेस का डबल हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 2 आना है, तो ये 3 है, तो ये बेस जो है ना वो 1.5 होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप 1.5 है, -1.5, तो tan θ2 की वैल्यू। तो इस तरीके से जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे तो यहाँ देख लिया करो कि यहाँ पर ये इंटरसेप्ट क्या बन रहा है। एक तो वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, और y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या है, तो वो x एक्सिस में पॉइंट आ जाता है। तो उन दोनों पॉइंट को मिला दोगे आपकी लाइन बन जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका 3 है तो ये भी 3 आया था, माइनस में आया था, तो आपने माइनस को इसको मिला दिया, ये एक लाइन बन गई। और ये एक तो 3 इसके लिए था ही, और दूसरा जो x इज इक्वल टू आया था वो -3/2 आया था, -1.5 आया था, इन दोनों को मिला के ये लाइन बना दिया। तो ये लाइन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर θ2 और θ1 मालूम है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, ये एंगल दोनों के बीच का लाइन का एंगल। ठीक है, तो ऐसा आप ये लाइंस को ड्रॉ करना, उनके स्लोप निकालना और इंटरसेप्ट निकालना, ये बहुत ही आसान है। फिजिक्स में जैसे देखो, आप वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी है, ऐसा फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, तो इसको अगर आप यहाँ पर y एक्सिस में वेलोसिटी को ले लें, x एक्सिस में टाइम को ले लें, तो आप कहोगे जब t इज इक्वल टू 0 लिख दें तो v की वैल्यू क्या है, u है, तो ये इंटरसेप्ट आ गया। तो ये इंटरसेप्ट बनाया ये u, जहाँ पर वो c की जगह में था ना ये, क्योंकि अब आपका x एक्सिस में टाइम है तो mx प्लस c कहेंगे ना, तो mx ये ma हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया, इसका स्लोप एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये हमको पता है, तो इसलिए t का मल्टीपल यहाँ पर स्लोप है, और जो प्लस c है ये c की जगह में u है, कि t इज इक्वल टू 0 रखने पर ये जो वैल्यू देता है ये इंटरसेप्ट है। तो u से शुरू होगा और ये टाइम के साथ बढ़ना ये दिखा देगा। इसका स्लोप कोई पूछेगा तो आप कहोगे वो स्लोप a है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर ये ग्राफ बनाना हो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का, तो आप बताओ कि यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो v की वैल्यू तो u ही आएगी, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये स्लोप नेगेटिव दिखाते हुए ये बनाया है कि आप t को बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी, और इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा -g के बराबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। क्या आप बता सकते हो ये टाइम क्या होगा जहाँ पर ये इसको टच करेगा? तो आप कहोगे वेलोसिटी जहाँ जीरो हो गई तो v को जीरो रखोगे तो t इजिकल टू यू बाई जी बन जाएगा। तो ये जो टाइम है अगर मैं इस टाइम को लिखूंगा तो ये u बाई जी बनेगा ये। क्लियर? तो ऐसी स्ट्रेट लाइन में हमको काम करना है। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला कैसे पहचानोगे? y का पावर और x का पावर अगर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होगा। एक एग्जाम्पल और देख लें। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 3 एंड 7 10। ये 2 पॉइंट दे दिया। एक 1 3 इसका मतलब हो गया कि आपका x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट दे दिए 1 और 3, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया। दूसरा है 7 10, अगर x एक्सिस में 7 है तो y में 10, ऐसा ही आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये स्ट्रेट लाइन है। कहता है इसका स्लोप बताओ। तो एक तो बड़ा आसान तरीका है, जब आपको ये 10 है ये 3 है तो यहाँ पर आप 7 फाइंड कर लोगे और यहाँ पर ये 7 1 है तो यहाँ पर 7 माइनस 1 ही नहीं क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू आंसर 7/6। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका मैथमेटिक्स का, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये इंटरसेप्ट क्या होगा वो भी निकाल लें तो वो आ जाएगा इससे। देखो आपका जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अगर आपके ये 2 पॉइंट्स हैं कौन कौन से, 1 3 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की जगह में 1 रखो तो x की जगह में 1 रखा, और y कोऑर्डिनेट 3 है तो y की जगह में 3 रखो। तो 3 ये देखो y कोऑर्डिनेट था, ये x कोऑर्डिनेट था, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमको पता नहीं, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन इसी पर से निकालेंगे, ये 7 10, 7 x कोऑर्डिनेट रखेंगे x की जगह में और 10 जो रखेंगे y कोऑर्डिनेट y की जगह में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 7m प्लस सी। अब जरा देखें 2 इक्वेशन आपके आ गए, अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6m। तो m इज इक्वल टू 7/6 जो वहाँ था वो यहाँ है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको m की वैल्यू अगर आ गई तो आप इक्वेशन 1 में या 2 में इस m की वैल्यू को पुटअप करो और c निकाल लो। तो यहाँ पर देखो 1 में पुटअप किया है तो c इज इक्वल टू क्या 3 माइनस 1m, तो m की वैल्यू पुटअप की और c इज इक्वल टू आपका आ गया 11/6। तो ये फ़ायदा है, आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, स्लोप पूछा है तो कोई बात नहीं, अगर इंटरसेप्ट पूछा है तो आपको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसे इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। एक पॉइंट लास्ट पॉइंट आपको बता दें कि अगर 2 लाइन दी हुई हैं आपकी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y2 इज इक्वल टू y1 y2 लिख दूँ तो आपको क्लियर होगा, y1 इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एक लाइन है और y2 इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है। तो ये लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसमें कंडीशन बनती है कि इनका जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा। ठीक है, आप कहोगे ऐसा क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, या मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना के बता दूँ आपको। चलो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मैंने x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया और एक लाइन जो मैंने ले ली वो ये ले ली, ये आपका y1 इज इक्वल टू है, ये लिख देखो m1x प्लस c1, ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, ये एंगल θ1 पर है तो tan θ1 इज इक्वल टू m1 होगा। ठीक, दूसरी लाइन आपकी मैंने ये डाल दी। ठीक है, ये एंगल जो है वो θ2 बनाता है। इस लाइन को मैंने लिख दिया कि ये लाइन जो है मेरी y2 इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है। ठीक है, ये वाली लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है, θ1 और θ2। इनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। क्या आप देख पा रहे हो tan थीटा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर θ2 माइनस θ1 हो रहा है और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan θ2 माइनस θ1, है ना। और इसका जो अगर आप ध्यान से, हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया है, इसकी वैल्यू अगर जानते हो tan a माइनस बी की, तो ये होता है tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2, है ना। ये तो ये जो है ना ये m2 है आपका, है, और ये माइनस m1 है और ये 1 प्लस m1 m2 है, ये tan थीटा है। आप बताओ अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और tan 90 पर इन्फिनिटी होता है, तो आप कहोगे कि ये इनफाइनाइट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कब होगा, जबकि ये वैल्यू इन्फिनिटी हो, इसका मतलब है कि ये 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 हो, यानी m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो, -1 हो, ये कंडीशन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि आपको
केवल हम बता दिए तो आप याद कर लिए, ठीक है, वो तो याद करना ही है, लेकिन आपको पता होगा तो और अच्छी बात है। तो ये m1x प्लस c1 और m2x प्लस c2, ये θ1 θ2 बीच का एंगल, और वो बीच का एंगल को ऐसे लिख दिया, और इसको हम सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री होने पर वो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो ये 0 आना चाहिए नीचे वाला। तो ये m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये कभी कभी यूज़ में आ जाता है तो मालूम होना चाहिए। चलो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, अब स्ट्रेट लाइन से आगे बढ़ें तो आता है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप बताओ कि ये जो आपका ग्राफ है ना, एक तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन सीधी आती थी, अब यहाँ पर जो ये आ रहा है, इसमें आप देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में आप ये देखो कि जब x का स्क्वायर है तो x इक्वल टू 1 पर और -1 पर y इक्वल टू 1 देगा, x इक्वल टू 2 पर और -2 पर y इक्वल टू 4 देगा। यानी x की वैल्यू +2 हो या -2 हो, y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू +3 हो -3 हो, y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू +4 हो -4 हो, y की वैल्यू 16 आएगी। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आती है, तो इसलिए ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, तो y के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अगर ये y इक्वल टू आप देखो y इक्वल टू -x² हमने ले लिया, तो y इक्वल टू -x² ले लेने से, ठीक है, y इक्वल टू -x² ले लेने से इसका ग्राफ जो है, ये इसका आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ था, ये अब नीचे की तरफ खुल जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू जो होगी x की दो वैल्यू के लिए वो नेगेटिव देने लगेगा, बस इतनी बात है। क्योंकि x² पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, वो तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन माइनस आपने लगा रखा है, तो अब ये y नेगेटिव ही मिलेगा, इसलिए इसकी ओपनिंग अब डाउनवर्ड हो गई है। अगर x इक्वल टू y² है तो आप कहोगे कि वही हम लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि y की दो वैल्यू के लिए x हमको 1 देगा, y इक्वल टू +2 या -2 के लिए x इक्वल टू 4 मिलेगा। तो यहाँ अब x में सिमेट्रिक आने वाला है, तो x इक्वल टू y² हो तो आप देखो x में सिमेट्रिक हो गया ये। ठीक है, अगर x इक्वल टू -y² हो तो आप कहोगे y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए x नेगेटिव ही देगा, तो इसकी ओपनिंग आप इस तरफ करोगे। ठीक, तो इस तरीके से पैराबोला का इक्वेशन आपको पहचान लेना है। इसमें किसी एक में x या y में क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर पावर 1 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन है, किसी एक में स्क्वायर है तो वो हम कहेंगे कि वो जिसमें स्क्वायर है, ठीक है, उसके अबाउट नहीं बल्कि दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर x में स्क्वायर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक, अगर y में स्क्वायर है तो x के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझ रहे हैं ना, y में सिमेट्रिक का मतलब y को दोनों तरफ से एक सा ये इस तरफ से घेरे हुए है, ऐसे x को आप देख सकते हो ये सराउंडेड है, ठीक है, सिमेट्रिकली। अच्छा, अगर आपके दोनों यानी x और y में स्क्वायर हों तो वो कैसा बनेगा, तो आप कहोगे ये दोनों में सिमेट्रिक होगा, x में भी होगा और y में भी होगा। तो ये ऐसा जो है इक्वेशन, जैसे हमने सर्कल का लिया हुआ है, x² + y² = r² है, दोनों में स्क्वायर है, तो ये दोनों में सिमेट्रिक आता है। तो इसलिए आप देख पा रहे हो कि x और y को सिमेट्रिक, आप देखो सिमेट्रिकली अगर ये सराउंड करता हुआ है तो ये सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन दी जाती है कि कोई भी पॉइंट उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दूं मैं कि अगर सर्कल हमारा यहाँ पर तो ओरिजिन पर सेंटर पर था ये, लेकिन यहाँ सेंटर इसका ओरिजिन पर नहीं है, उसका कोऑर्डिनेट x0 y0 है, तो कोई भी एक पॉइंट आप जनरल पॉइंट ले लो, क्योंकि xy कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हो तो जनरल पॉइंट xy ले लो, तो xy से x0 y0 की डिस्टेंस जो होगी वो r होगी। ठीक है, और आप यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालते हो ना, r इक्वल टू कैसे निकालते हो, r इक्वल टू निकालते हो √x - x0 का स्क्वायर प्लस y - y0 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये इक्वेशन बन गया आपका, क्या बन गया, x - x0 स्क्वायर प्लस y - y0 स्क्वायर = r²। तो इस तरीके से ये सर्कल का इक्वेशन है। कंडीशन ये है कि ये पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट इसका सर्कमफरेंस में और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, उससे आपने ये इक्वेशन निकाला। तो दोनों में स्क्वायर है = समथिंग है, तो आप कहोगे ये सर्कल का एक इक्वेशन है।
पैराबोला, सर्कल, और उसके बाद हम लोगों ने उसके पहले देखा था स्ट्रेट लाइन, और अब देखने वाले हैं हम लोग एलिप्स। एलिप्स का आप इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको पहचानोगे। इसमें भी एक्स और वाई में स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आप बताओ एक्स इज इक्वल टू 0 में रख दूँ, एक्स इक्वल टू 0 में अगर रख दूंगा तो मैं वाई एक्सिस में काम करूंगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये प्लस बी है और ये माइनस बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2b हो जाएगा, है ना। ऐसे ये x इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा था कि y इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 2a हो गया और ये 2b हो गया। तो अगर ये a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारा 2a ये मेजर एक्सिस है और ये 2b जो है वो माइनर एक्सिस है। तो ये a जो आया ना यहाँ से यहाँ तक, तो आपका इसको आप कहोगे कि ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये वाला सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिप्स का इक्वेशन आपको इस तरीके का दिखेगा। अच्छा, अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो हम लोग देख चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल। अब आप आए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, इसमें देखें कि अगर x और y में रिलेशन ऐसे हैं कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, y इज इक्वल टू k बाई एक्स, तो आप देखें कि अगर x बढ़ाएंगे तो y कम होगा, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की लार्ज वैल्यू के लिए y कम होता है और x की स्मॉल वैल्यू के लिए अगर देखोगे x टेंडिंग टू 0 है तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, x की स्मॉल वैल्यू के लिए y इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आएगा, स्मॉल के लिए लार्ज आ जाएगा और लार्ज के लिए स्मॉल आ जाएगा, और अगर x को नेगेटिव करोगे तो y भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ बनेगा। तो ऐसा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इज इक्वल टू k बाई एक्स के लिए बनता है। ऐसे अगर आप माइनस k बाई एक्स ले लोगे तो x को पॉजिटिव लेने पर y नेगेटिव आएगा, तो यही चीज़ होगी लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर x को नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये y पॉजिटिव हो जाएगा, तो x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके का इन क्वाड्रेंट्स में ये ग्राफ बनेगा, जबकि यहाँ पर इन क्वाड्रेंट्स में बना था। इसके बाद आता है लास्ट में एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो है इस एक्सिस को ये डिक्रीज करते करते इस एक्सिस को मिलेगा वो इन्फिनिटी में मिलेगा जब x की बहुत लार्ज वैल्यू होगी। देखें कैसे, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के एक्स है, तो a इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि x इज इक्वल टू 0 पर होगी। देखें e टू द पावर माइनस के एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाई ई टू द पावर के एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, किसी का भी पावर 0 1 हो जाता है, तो x की 0 वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू हमको a मिलने वाला होगा। तो ये a से शुरुआत होती है और x को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और x इन्फिनिटी रख दोगे अगर आप देख सकते हो x को इन्फिनिटी, तो यहाँ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये क्वांटिटी। तो y टेंडिंग टू 0 जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। और एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग में क्या है कि ये भी धीरे 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 ये अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, लेकिन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने में ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ज़रा देख लें कि इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ को ऐसे आप पहचानोगे, ये एक्सप्रेशन होगा y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये जो क्वांटिटी है आपको पता है e टू द पावर माइनस के एक्स को हम 1 अपॉन ई टू द पावर के एक्स लिख लेंगे। अब x इज इक्वल टू 0 में 1 अपॉन 1 हो जाएगा वो, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू इसकी 1 आ जाती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 0। तो ये शुरुआत जो करता है वो 0 से करता है, x 0 तो y 0, लेकिन x को इन्फिनिटी बनाओगे तो ये क्वांटिटी हमारी बहुत कम हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हमारा a इंटू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो लार्ज वैल्यू के लिए जब ये इनफाइनाइट होता है तब वो a के बराबर होता है, तो इट इज़ टेंडिंग टू a। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके का ऐसा फंक्शन आएगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके का फंक्शन आएगा।
तो इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर हम यूनिट डायमेंशन में चलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और फिर फिजिक्स की बात और करेंगे। ओके, थैंक यू।